हेलो गाइस। वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो आज की क्लास में आपसे स्वागत है। तो आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे मृदा, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस के बारे में आज अपन पूरा कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं गाइस, इसके अंदर अपन बात करते हैं सॉइल की। सॉइल, तो सॉइल सॉइल किस भाषा का वर्ड है? तो सॉइल एक लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, सोलम से। तो सॉइल किससे बना हुआ है? सॉइल जो बना हुआ है सोलम शब्द, सोलम से। और सोलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो सॉइल बना हुआ है सोलम से। सोलम शब्द लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका सोलम का अर्थ होता है फर्श, या अपन बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर या बोल सकते हैं ग्राउंड। तो सॉइल किससे बना? सॉइल लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। सोलम का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लोर या ग्राउंड। अब बात करते हैं सॉइल, सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल किस आधार पर, अपन एग्रीकल्चर के आधार पर बात करते हैं सॉइल की। सॉइल जो है क्या नहीं है, तो उसके बारे में तो निम्न वैज्ञानिकों ने सॉइल के बारे में अलग अलग बोला है। तो निम्न वैज्ञानिकों ने सॉइल की निम्न डेफिनेशन दी है। तो अपन देखते हैं कौन से वैज्ञानिक ने सॉइल के लिए क्या बोला है। तो पहला वैज्ञानिक आता वो आता बाइटनी। बाइटनी जो वैज्ञानिक है, बाइटनी वैज्ञानिक ने सॉइल को बोला है सॉइल को बोला पोषक तत्वों का डब्बा। बाइटनी वैज्ञानिक के अनुसार सॉइल जो है, मृदा जो है, पोषक तत्वों का डब्बा है। पोषक तत्वों का डब्बा, सॉइल जो है वो पोषक तत्वों का डब्बा माना गया है। और जो पोषक तत्वों का डब्बा इसलिए माना गया है क्योंकि यह पौधे को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में प्रदान करता है, इसलिए सॉइल को पोषक तत्वों का डब्बा माना गया है। और यह शब्द बोला था 1891 में। बाइटनी ने बोला था 1891 में। सॉइल को बोला था, सॉइल जो है न्यूट्रेंट बिन है। न्यूट्रेंट बिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रेंट बिन, जैसे अपना डस्टबिन होता है ऐसे न्यूट्रेंट बिन, न्यूट्रिएंट बिन है सॉइल, पोषक तत्वों का डब्बा। अब बात करते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं डोकुचेव। डोकुचेव तो डोकुचेव ने 1900 में बोला था सॉइल के लिए, मृदा जो है, मृदा प्राकृतिक रूप होती है। मृदा प्राकृतिक रूप होती है जो कि पौधे को खनिज पदार्थों की उपलब्धता कराती है। मृदा जो है, डोकुचेव के अनुसार मृदा जो है प्राकृतिक रूप होती है और खनिज पदार्थों की मात्रा प्राप्त कराती है पौधे को। बात करते हैं इसके बारे में, डोकुचेव के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो। फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस है वो है डोकुचेव। और बात करते हैं मॉडर्न फादर ऑफ सॉइल साइंस, मॉडर्न फादर ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान के जनक डोकुचेव। आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक वो भी है डोकुचेव। तो डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना गया है। अपने को ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मृदा विज्ञान के जनक कौन है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मृदा विज्ञान के फादर ऑफ सॉइल साइंस वो है डोकुचेव और मॉडर्न फादर ऑफ सॉइल साइंस वो भी है डोकुचेव। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि डोकुचेव क्या है, वो है फादर ऑफ सॉइल साइंस और मॉडर्न फादर ऑफ सॉइल साइंस। अब अगले वैज्ञानिक आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जैफी वैज्ञानिक। तो जैफी वैज्ञानिक के अनुसार मृदा जो है प्राकृतिक रूप होती है लेकिन मृदा संस्थानों में बटी होती है। जैफी वैज्ञानिक ने क्या कहा, मृदा का प्राकृतिक रूप से तो होती है लेकिन वह संस्थानों में बटी हुई होती है। संस्थान, तो यह कहा था 1936 के अंदर। जैफी वैज्ञानिक ने 1936 के अंदर कहा था मृदा प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रूप है और मृदा संस्तरों में बटी है, और मृदा संस्तरों में बटी हुई होती है, संस्तरों में होती है। मृदा के अंदर संस्तर पाए जाते हैं। मृदा के अंदर 4 संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी और सी संस्तर। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन।
तो ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृदा की डेफिनेशन थी। तो पहले वैज्ञानिक आते हैं बाइटनी। बाइटनी के अनुसार पोषक तत्वों का डब्बा, न्यूट्रिएंट बिन। बात करते हैं डॉकुचेप की। डॉकुचेप के अनुसार मृदा जो है प्राकृतिक रूप होती है, और फादर ऑफ सॉइल साइंस वो कहा जाता है डॉकुचेप को। मॉडर्न फादर ऑफ सॉइल साइंस वो भी कहा जाता है डॉकुचेप को। बात करते हैं जेफी की। जेफी ने 1936 में कहा था मृदा प्राकृतिक रूप तो होती है, लेकिन मृदा संस्तरों में भी बटी होती है। तो ये वैज्ञानिकों की डेफिनेशन थी। अब अपन बात करते हैं मृदा के अवयवों की। मृदा के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। मृदा के अंदर कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में अवयव पाए जाते हैं। मृदा के अंदर पहले बात करते हैं अपन अवयवों की। मृदा अवयव, मृदा अवयव या बोलते हैं अपन घटक। मृदा अवयव या घटक। अब देखते हैं कौन से अवयव कितनी मात्रा में मृदा में पाए जाते हैं। तो अपन देख लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। मृदा वैसे ऐसी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बना रहे हैं। तो ये मृदा का आधा सरफेस हो गया। इसमें जो बात करते हैं तो 25% तो इसके अंदर वायु पाई जाती है। 25% मृदा में वायु पाई जाती है। 25% मृदा के अंदर जल पाया जाता है। 25% तो वायु पाई जाती है, 25% मृदा के अंदर जल पाया जाता है, और 5% वो पाया जाता है पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और 45% पाया जाता है वो पाया जाता है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ वो पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा। और जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा। तो मृदा के अवयव कौन कौन से? मृदा के अंदर जो पाई जाती है 25% तो मृदा के अंदर वायु पाई जाती है, और मृदा के अंदर जो जल पाया जाता है वो पाया जाता है 25%, और मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 5%, और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं 45%। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो मृदा के ठोस भाग की बात करते हैं। मृदा का ठोस भाग कितना है? तो जो खनिज पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है ये सभी ठोस पदार्थ है। तो ठोस भाग है 45 प्लस 5%। तो टोटल जो मृदा का परसेंट है, टोटल भाग है ठोस पदार्थों का, वो है 50% मृदा का ठोस भाग पाया जाता है। अब बात करते हैं मृदा का रंध्रावकाश की। रंध्रावकाश, रंध्रावकाश। तो मृदा के अंदर कितने परसेंट रंध्रावकाश पाया जाता है? तो जो भी है 25% वायु है और 25% जल है, तो यह रंध्रावकाश के रूप में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है 25 प्लस 25, ये पाया जाता है 50% इसके अंदर रंध्रावकाशों की संख्या पाई जाती है। ठोस पदार्थ 50%, रंध्रावकाश 50%, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मृदा क्या है। मृदा क्या है और मृदा कैसे बनती है? तो मृदा देख लेते हैं। मृदा पहले तो अपन बात करते हैं मृदा क्या है क्या नहीं है। तो मृदा देखते हैं पहले। तो जैसे कि अपन देखते हैं ये अपनी है, ये अपनी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर जो ल्यूज लेयर पाई जाती है मृदा की, सॉइल, ल्यूज सॉइल जो पाई जाती है, ल्यूज सॉइल। तो ल्यूज सॉइल जो पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी ऐसी होती नहीं है, तो पृथ्वी के अंदर जो ल्यूज सॉइल पाई जाती है वो है मृदा। पृथ्वी के अंदर ल्यूज सॉइल मृदा, ये होता है अर्थ क्रस्ट, मृदा भूपटपटी, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट इसको बोलते हैं मृदा भूपटपटी। तो मृदा के अंदर जो पाई जाती है ल्यूज सॉइल पाई जाती है, और ये किसके द्वारा होती है? होती है रॉक्स के अपघटन, चट्टानों के अपघटन से, अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से मृदा बनती है। रॉक्स के अपघटन से मृदा बनती है। तो चट्टानों का अपक्षय से मृदा बनती है। तो ये जो मृदा के ऊपर पाई जाती है ल्यूज सॉइल, ल्यूज सॉइल जो ल्यूज लेयर जो पाई जाती है उसे बोलते हैं सॉइल, मृदा, और जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है। तो ये तो हो गई मृदा। अब बात करते हैं मृदा के बारे में। मृदा जो है, सॉइल जो है,
वो कितने प्रकार की है सॉइल साइंस? तो डॉकुचैप के अनुसार, डॉकुचैप के अनुसार, डॉकुचैप के अनुसार, डॉकुचैप के अनुसार मृदा जो है, मृदा विज्ञान जो है दो भाग होते हैं मृदा विज्ञान के। तो पहला भाग होता है वो होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। दोनों ही ग्रीक शब्द हैं, दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा के शब्द। तो पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी जो सॉइल है, मृदा का एक भाग है पेडोलॉजी, दूसरा एडेफोलॉजी। मृदा दो प्रकार की होती है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो है, तो पेडोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, मृदा की संरचना, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, मृदा की संरचना, संरचना व उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, उत्पत्ति का। तो जो पेडोलॉजी है इसका उपयोग जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं कंस्ट्रक्शन साइड के, तो वो सभी पेडोलॉजी पे किए जाते हैं। पेडोलॉजी के ऊपर कृषि नहीं की जाती है, पेडोलॉजी के ऊपर कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं। हाईवे बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, जो भी है इंजीनियर जो काम करते हैं वो पेडोलॉजी के ऊपर करते हैं। बात करते हैं इडेफोलॉजी की, तो इडेफोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मृदा संरचना के साथ साथ पौधों के प्रबंधन तथा उनका अध्ययन किया जाता है, पौधों के संबंध में उनका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं इडेफोलॉजी। तो इसके अंदर क्या करता है, मृदा संरचना के साथ साथ, मृदा संरचना के साथ साथ, संरचना के साथ साथ, साथ साथ पौधों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, पौधों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो एडेफोलॉजी क्या है? एडेफोलॉजी पे अपन करते हैं कृषि का कार्य, कृषि का जो भी कार्य होगा वो एडेफोलॉजी के ऊपर होगा, और कंस्ट्रक्शन का जो भी कार्य होगा वो पेडोलॉजी के ऊपर होगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए। पेडोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा संरचना तथा मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा संरचना के साथ साथ पौधे के संबंधों में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं इडेफोलॉजी। तो ये हो गई मृदा विज्ञान की शाखा। मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखा, दो शाखा, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं, आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। तो आगे अपन बात करते हैं मृदा पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा के अंदर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया 5% मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मृदा में पाए जाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था मृदा के अवयवों में 5% मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, तो मृदा के अंदर 5% मात्रा में पाए जाते हैं, मृदा में 5% मात्रा में पाए जाते हैं, मात्रा में पाए जाते हैं, तथा उनमें 58%, 58% कार्बन पाई जाती है। 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उनमें 58% कार्बन पाई जाती है। बात कर लेते कार्बनिक पदार्थों का बेमलेन गुणांक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से क्वेश्चन बनता है। बेमलेन गुणांक तो है 1.724 बट्टा 100। तो बेमलेन गुणांक क्या है, वो है 1.724 बटे 100 बटे 58। तो ये है बेमलेन गुणांक, ये अपने को पता होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों का बेमलेन गुणांक क्या है, वो है 100 बटा 58, 1.724 इंटू 100 बटा 58, ये है बेमलेन गुणांक। इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है कार्बनिक पदार्थों का बेमलेन गुणांक कितना है, तो ये अपने को पता होना चाहिए।
अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, उनको डबल स्टार करके लिखना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपन डबल स्टार करके ही लिखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कार्बन पे नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, वो होता है 20:1। 20:1 ये अपने को पता होना। नाइट्रोजन का अनुपात तो ये तो इंपॉर्टेंट है, MTR मतलब मुझे तो रटो, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। कार्बन पे नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 20:1। यहां मैंने ये शब्द लिखा है MTR। MTR का मतलब मुझे तो रटो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको तो रटना ही पड़ेगा दोस्तों, इसको तो रटना ही पड़ेगा। तो कार्बन पे नाइट्रोजन का अनुपात होता है 20:1। अब बात कर लेते खनिजीकरण के लिए। खनिजीकरण के लिए CN अनुपात, तो खनिजीकरण के लिए CN अनुपात होता है, वो होता है 20:1 से कम। खनिजीकरण के लिए CN अनुपात होता है, वो होता है 20:1 से कम। बात करते हैं धान के लिए CN अनुपात। धान के लिए CN अनुपात, तो धान के लिए CN अनुपात होता है, वो होता है 80:1। एक बात करते हैं भारतीय मृदाओं के लिए। भारतीय मृदाओं के लिए जो CN अनुपात होता है वो होता है 10:1। भारतीय मृदाओं के लिए जो CN अनुपात होता है वो होता है 10:1। और भारतीय मृदाओं के लिए जो CN अनुपात है वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, MTR मतलब इंपॉर्टेंट है, मुझे तो रटो। भारतीय मृदाओं के लिए CN अनुपात होता है, वो होता है 10:1। अगला बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के लिए CN अनुपात। सूक्ष्म जीवों के लिए CN अनुपात, सूक्ष्म जीवों के लिए CN अनुपात होता है, वो होता है 4:9:1। सूक्ष्म जीवों के लिए क्या CN अनुपात होता है, वो होता है 4:9:1। बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों के लिए CN अनुपात, तो दलहनी फसलों के लिए है वो है 10:30:1। फसलों के लिए क्या अनुपात है, वो है 10:30:1 दलहनी फसलों के लिए अनुपात माना जाता है। अगला आता है F/M के लिए CN अनुपात। वर्मी कंपोस्ट के लिए CN अनुपात, F/M के लिए CN अनुपात वो माना जाता है, वो होता है 20:30:1। 20:30:1 और ये है MTR मतलब मुझे तो रटो। तो ये होता है कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात, ये अपने को पता होना चाहिए। बात करते खनिजीकरण के लिए 20:1। धान के लिए 80:1। भारतीय मृदाओं के लिए 10:1। बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के लिए 4:9:1। बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए 10:30:1। और अगला आता है F/M के लिए, वो होता है 20:30:1। ये होता है कार्बनिक पदार्थों के लिए CN अनुपात। तो ये अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये अपने को सभी चीजें पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं अपन मृदा में के अंदर जो भी गैस है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो वो देख लेते हैं। मृदा के अंदर कितनी, मृदा में वायु में जो भी गैस है, वातावरण के अंदर जो भी गैस पाई जाती है वो कौन कौन सी गैस पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो अगला बात करते हैं मृदा वायु। मृदा के अंदर जो वायु होती है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है और कौन सी क्या बात करते हैं उसकी। तो बात करते हैं अपन वातावरण के लिए। वातावरण में वायु और आगे बात करते हैं मृदा वायु में। मतलब वातावरण की वायु में कौन सी गैस पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, और मृदा वायु में कौन सी गैस पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो यहां लिख लो गैस, यहां लिख लो मात्रा, ऐसे इसमें लिख लो, यहां लिख लो गैस और यहां लिख लो मात्रा। तो बात करते हैं वातावरण की वायु में कितनी गैस, कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है वातावरण में पाई जाती है वो पाई जाती है 78%। ऑक्सीजन जो है जो वातावरण में पाई जाती है वो पाई जाती है 26%।
सॉरी 21%। बात करते हैं आर्गन की। आर्गन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93%। बात करते हैं CO2 की, तो CO2 की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.4%। एज प्रेजेंट 2017-18 के डेटा के अनुसार 0.4% पाई जाती है, और इससे पहले डेटा के अनुसार वो पाई जाती है 0.03%। अपन बात करते वायु में दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो यह जो है यह 2017-18 के अनुसार डेटा की बात है। प्रतिशत जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2017-18 की बात है, और ये इससे पहले की बात है। पहले इतनी मात्रा पाई जाती थी, लेकिन अब दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वो अब पाई जाती है इतनी। अब बात कर लेते हैं वायु में कितनी, मृदा वायु में कितनी पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है वो पाई जाती है 79.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है वो पाई जाती है 20.6% ऑक्सीजन पाई जाती है। बात कर लेते हैं आर्गन की, तो आर्गन पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93% आर्गन पाई जाती है। बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.20 से 0.30%। तो ये तो होगी इसके बारे में मृदा के अंदर, मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, वातावरण वायु में कौन कौन सी पाई जाती है, और मृदा वायु के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है। तो बात कर लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो मृदा वातावरण की वायु में ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, मृदा की वायु में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और बात करते हैं वातावरण की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, मृदा की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है। और बात करते हैं आर्गन, तो दोनों में सेम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण की वायु की तुलना में मृदा वायु में 8 से 10 गुना अधिक होता है। तो वातावरण यहां लिख लो नोट करके, नोट, वातावरण की तुलना में, वातावरण की तुलना में मृदा वायु में, मृदा वायु में CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा 8 से 10 गुना ज्यादा होती है, 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ बातें। अपने को ये डेटा जरूर लिख लेना, नोट ही करके लिख लो। 2017 व 18 के अनुसार वातावरण में वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो होती है 0.4, 0.04%, 0.4%, वो होती है 0.04% मात्रा। इसको पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है 400 पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, यह एक इकाई होती है। तो ये तो होगी मृदा के अंदर वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और वातावरण की वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। अगला अपना बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला अपना एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, वो आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है वो अपन देखते हैं। तो अगला अपने इसके अंदर एक टॉपिक आता है, वो आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका क्या है तो वो अपन पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका है क्या, तो ये हो गई अपनी मृदा। अब इसमें अपन बात करते हैं, ये हो गए पेड़ पौधे, मृदा के ऊपर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये हो गए पेड़ पौधे। ये हो गया अपना ओ संस्तर, ये हो गया ए संस्तर, ये हो गया बी संस्तर, और ये हो गया सी संस्तर। और सी संस्तर के अंदर रॉक्स पाई जाती हैं, और यहां हो गए रॉक्स, चट्टान है। और सी संस्तर के अंदर भी चट्टानें पाई जाती है, हल्की फुल्की चट्टानें सी संस्तर के अंदर पाई जाती है। तो ये हो गया अपना ए संस्तर, ओ संस्तर, सॉरी ओ संस्तर, ये हो गया ए संस्तर, ये हो गया बी संस्तर, और ये हो गया सी संस्तर।
मृदा के अंदर ये संस्तर पाए जाते हैं। ये हो गए पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। तो ये तो होगी बात है। अब बात कर लेते हैं ओस संस्तर की। तो ओस संस्तर जो है वो वनों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनों वाले क्षेत्रों में ओस संस्तर पाया जाता है। क्षेत्रों में, वनों वाले क्षेत्रों में ओस संस्तर पाया जाता है, ये अपने को पता होना। वनों वाले क्षेत्रों के अंदर ओस संस्तर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ए संस्तर की। तो ए संस्तर जो होता है वो होता है बॉस आउट, बॉस आउट इनोबियल, बॉस आउट इनोबियल होता है। जो ये संस्तर जो होता है वो होता है बॉस आउट इनोबियल, ये संस्तर होता है। और यह सामान्य मृदाओं में मिलता है, ये सामान्य मृदाओं में पाया जाता है, सामान्य मृदाओं में। तो ये संस्तर जो होता है वो सामान्य मृदाओं में पाया जाता है और ये होता है बॉस आउट इनोबियल। अब बात करते हैं बीज संस्तर की। तो बीज संस्तर होता है वो होता है बॉस इन इनोबियल। तो ये जो पाया जाता है, ये जो संस्तर होता है ये काली मृदाओं में नहीं पाया जाता है, काली मृदाओं में नहीं पाया जाता, बाकी सभी मृदाओं में ये बी संस्तर पाया जाता है। ये होता है बॉस इन इनोबियल जो संस्तर है वो होता है, ये होता है बॉस आउट इनोबियल। तो ये जो काली मृदाओं नहीं पाया जाता ये सामान्य मृदाओं में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सी संस्तर। तो सी संस्तर में चट्टानें पाई जाती है, इस संस्तर में चट्टानें पाई जाती है, संस्तर में चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। तो इस संस्तर के अंदर, सी संस्तर के अंदर क्या होता है, सी संस्तर के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं। ये तो होगी मृदा की बात है। मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका ये होती है। तो बात करते हैं मृदा के अंदर। मृदा के अंदर सरफेस पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पेड़ पौधे के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। बात करते हैं वो संस्तर की। तो वो संस्तर जो होता है वो वनों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वनों वाले क्षेत्रों में पाने का मतलब है पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं तो वो एक मतलब सड़ा गला रूप ले लेते हैं और वो एक मिट्टी रूप में बदल जाते हैं। तो ये जो संस्तर है ये वनों वाले क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं। बात करते हैं ये संस्तर की। तो ये संस्तर जो होता है वो होता है बास आउट एनोवियल, ये सामान्य मृदाओं में मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं बी संस्तर की। तो बी संस्तर होता है बॉस इन एनेबियल, ये संस्तर काली मृदाओं में नहीं पाया जाता है। ये संस्तरों की बात अपने कर ली। अब बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट आता है मृदा की भौतिक दशा क्या है और मृदा की जैविक दशा क्या है और रासायनिक दशा क्या है। तो इनके बारे में देखते हैं मृदा की भौतिक दशा कौन कौन सी होती है और रासायनिक और जैविक दशा कौन कौन सी होती है। तो अगला पॉइंट आता है अपना मृदा की भौतिक दशा। तो अगला आता है मृदा की भौतिक दशा, भौतिक दशा। तो बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा की। तो मृदा की भौतिक दशा कौन कौन सी है। तो पहला आता है मृदा कणाकार, मृदा कणाकार। दूसरा आता है मृदा संरचना, मृदा संरचना। मृदा रंग, पहला हो गया मृदा कणाकार, दूसरा हो गया मृदा संरचना, तीसरा हो गया मृदा रंग, चौथा हो गया मृदा घनत्व, मृदा घनत्व। पांचवा हो गया मृदा तापमान, मृदा तापमान। छठवा हो गया मृदा जल, मृदा जल। सातवां हो गया मृदा वायु, मृदा वायु या बोल सकते हैं रंध्र अवकाश, मृदा रंध्र अवकाश। तो ये तो होगी मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा कौन कौन सी है, मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा घनत्व, मृदा तापमान, मृदा जल और मृदा वायु। ये तो होगी भौतिक संरचना की बात। अब बात कर लेते हैं रासायनिक दशा कौन कौन सी है। तो बात करते हैं मृदा की रासायनिक दशा, मृदा की रासायनिक दशा, रासायनिक
दशा। तो मृदा की रासायनिक दशा है वो अपन देख लेते हैं, वो होती है पीएच, पीएफ, ईसी, एसीई, सीईसी। तो ये होती है मृदा की रासायनिक दशा। तो मृदा की रासायनिक दशा कौन सी होती है? पीएच, पीएफ, ईसी और एसीई और सीई। एसीई का मतलब है ऋणायन और सीईसी का मतलब धनायन रासायनिक दशा, ऋणायन रासायनिक दशा। ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जैविक दशा की। मृदा की जैविक दशा, जैविक दशा। तो मृदा की जैविक दशा क्या है? तो मृदा की जैविक दशा है वो है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जो मृदा है वो होती है मृदा की जैविक दशा। तो ये हो गई मृदा की बारे में बातें। अब अपन कल से यहां से कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में अपन पूरा पढ़ेंगे मृदा की एक एक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मृदा की भौतिक संरचना क्या है, मृदा कणाकार क्या है, मृदा घनत्व क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक शेयर पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वो हमसे जुड़े। तो चैनल को मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। ओके।